बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया। ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैटर क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिज्म का रीजन क्या है। ठीक है, रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज आपका क्या है, फर्स्ट है कोज ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। मतलब कोई मटेरियल जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका मैग्नेटाइज हो जाता है। उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कोई भी मैटर है किससे मिलके बना होता है, एटम से। एटम के अंदर क्या होता है आपके पास, न्यूक्लियस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपके, रिवॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया था थ्योरी के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन जो है आपके अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, when इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है तो करंट किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में। जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो क्या बनाएंगे, करंट। ठीक है, तो अपने राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो आपने कोई भी करंट कैरिंग कॉइल क्या है, कैसे ट्रीट करती है, एज ए मैग्नेट। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए मैग्नेट, एक्ट एज ए मैग्नेट। कैसे ट्रीट करती है, वो एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करती है। उसका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। उस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। किस निकालते हैं, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो ये राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट ऐसे है आपके पास, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, नीचे। मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में किधर हो जाएगा, नीचे। अगर मान लें आपके पास करंट ऐसे है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हो जाएगा, ऊपर। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे, करंट ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे होगा। ठीक है, ये बात आप सबको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप सारे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। अब हम बात करते हैं द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। किस किस रीजन के कारण होता है, दिस इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। ये किसके कारण हो रहा है आपके पास, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन। क्या हो रहा है आपका, ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो कौन सा मोशन होता है आपका, ऑर्बिटल मोशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम किस किस रीजन के कारण होता है, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पहला, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम किस किस के कारण होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका मेजर जो होता है ना, सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका, वो इसी के कारण ही होता है न्यूक्लियस के अंदर। दिस इज द मेजर, इट हैव मेजर कंस्टिट्यूट, इट हैव मेजर कंस्टिट्यूट। ठीक है, इसका जो आपके पास इफेक्ट होता है वो मेजर होता है आपके पास। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है सारा, वो ऑर्बिटल मोशन के कारण ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। जैसे 100 में से 95% किसके कारण एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देखो न्यूक्लियस को वैसे हम कैसे मानते हैं, एज ए रेस्ट। तो इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट होता तो है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस होता तो है एटम के अंदर, पर वो क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके पास अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है एंड आल्सो रिवॉल्व अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो स्पिन हाउ प्रिंसिपल, स्पिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 या फिर -1/2। तो स्पिन मोशन भी होता है इलेक्ट्रॉन का, तो स्पिन मोशन के कारण भी क्या एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक मोशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो, तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, या मैग्नेटिक मोमेंट also exist due to spin angular momentum, spin angular momentum। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण भी जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसका इफेक्ट भी क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। इफेक्ट जो होता है, मतलब इसकी जो अमाउंट होती है वो कम होती है। ठीक है, इसका इफेक्ट भी क्या होता है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी
नहीं करेंगे, ठीक है। जब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हो ना तब वहां पे इसका इफेक्ट कंसिडर करते हैं इन दोनों का, लेकिन अभी हम इनका इफेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपके पास इन दोनों के न्यूक्लियस के मोशन के कारण और इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन के कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी अमाउंट कम होने के कारण उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो जो मेजर रोल होता है आपके पास वो किसका होता है, ऑर्बिटल मोशन का। किसका होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नोट करिए बेटा इतना एक बार, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, नोट हो गया, जल्दी पॉज करके नोट कर लीजिए। एक और पॉइंट लिख लो यहीं पे ही, इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स मोशन। नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण एग्जिस्ट करेगा, एटम के अंदर, ड्यू टू द नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट इन एटम, ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन मोशन। सभी इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया नोट, ठीक है। आगे देखिए, सभी ने नोट कर लिया। अगर मान ली इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनका नेट डाइपोल मोमेंट, नेट मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं आपके, जैसे केमिस्ट्री में कहते हो आप लोग, ठीक है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर सेल के सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, पेयर्ड, और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ठीक है। तब क्या, कौन सा सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा आपके पास, ठीक है। इन एन एटम सम इलेक्ट्रॉन, इन एन एटम some electron cancel pair. Some electron exist in an atom, electron exist in pair. If in an atom all electron exist in pair, सभी इलेक्ट्रॉन किस में है, पेयर में है। वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। जैसे आप स्पिन वो करते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, आपके पास एक 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, तो सारे सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल द इफेक्ट, देन दे आर कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो उस सिचुएशन में जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, देन मटेरियल का नाम क्या करते हैं आप लोग, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हो, डायामैग्नेटिक मटेरियल या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या कहते हैं आप लोग, बात करते हो, ठीक है। इफ देयर आर सम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, if there are some unpaired electron exist, तो उस केस में हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। देन किसकी बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। किसकी बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या करते हैं, बात करते हैं आप लोग, ठीक है। लिखिए एक बार इस चीज को। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, अगर स्पेसिमेन को आपने किस में रख दिया, जैसे आपके पास कोई भी स्पेसिमेन है, उसके अंदर ये जो स्पिन है ना, ये इसकी किसकी बात करता है, डाइपोल मोमेंट की। किसकी बात करता है, ये डाइपोल, ठीक है। स्पिन जो है वो किसकी बात करता है, डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। कोई भी स्पेसिमेन है कोई भी आपके पास, ठीक है। स्पेसिमेन मटेरियल, उसमें क्या कुछ भी लिख सकते हो, स्पेसिमेन ऑफ मैटर, उसमें क्या है आपके पास, एटम रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो किसकी बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट, वो किसकी बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट या एटॉमिक डाइपोल की बात करते हैं, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हो कि आपके पास एटॉमिक डाइपोल,
इनको हम एटॉमिक डाइपोल बोले। जैसे ये आपके पास एक स्पेसिमेन है, ठीक है, इसके अंदर एटम्स ऐसे रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं, एटम नहीं आपके पास डाइपोल्स, इनको क्या बोलेंगे डाइपोल्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या बोलेंगे डाइपोल्स, उसको क्या बोलेंगे आप लोग डाइपोल्स की बात करेंगे उस सिचुएशन में आपके पास, ठीक है। क्रॉस ऑफ एटम्स क्या बोलेंगे उनको डाइपोल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स रैंडमली ओरिएंट करेंगे तो उस सिचुएशन में किसके भी क्या कहलाएंगे आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कहलाएंगे। भाई आपके पास इनको जो ये ओरिएंट कर रहे हैं आपके पास नंबर ऑफ एटम्स क्रॉस में, नंबर ऑफ एटम कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस इनको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं आपके पास, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है छोटे से वॉल्यूम में 1 mm के अंदर ही 10⁻20 एटम क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेट ऐसे आइडिया बताया आपके पास इतने एटम क्या करते हैं, तो आपके पास एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम मतलब मीटर मिली क्यूब, 1 mm का मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर, एक मिलीमीटर के छोटे से एरिया के अंदर इतने एटम क्या करते हैं आपके एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इतने से छोटे से एरिया में डाइपोल कितने हैं आपके 10⁻22 एटॉमिक डाइपोल कितने होंगे 10⁻22 20 डाइपोल हो। मेरी बात समझिए, एटम जो है क्रॉस पोजीशन पे एक दूसरे के अंदर ऐसे रोटेट करते रहते हैं रैंडमली, क्या करते रहते हैं रैंडमली ओरेट करते हैं। तो क्रॉस पोजीशन में जो भी रोटेट करते हैं तो उसे बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल, क्या बोलते हैं उसको एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। और एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वॉल्यूम में डाइपोल कितने होंगे 10⁻22, इतने जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही डाइपोल क्या करेंगे आपके एग्जिस्ट करेंगे। एक बार नोट करिए बेटा इसको। हो गया। अब देखो आपके पास जब हम डाइपोल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपने पढ़ा है व्हेन ए डाइपोल प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और आइदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। जब हम लोग डाइपोल को मैग्नेटिक डाइपोल को आपके पास आपने पढ़ा है कि ये आपके पास फील्ड लाइंस है, ठीक है, इसको डाइपोल को रखा आपने तो क्या एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, क्या एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। जब हम इन डाइपोल्स को, ये नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, when their dipoles are placed in the external magnetic field, ये रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं डाइपोल्स आपके इस तरीके से, ठीक है, तो ये रैंडमली क्या है ओरिएंटेशन में है। तो आपके पास when they apply the external magnetic field, जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, ठीक है, when we apply the external magnetic field, ठीक है, then torque is act on the dipole, when we apply the external magnetic field, external magnetic field, ठीक है, then torque act on the dipole, act on the dipole, तो डाइपोल्स पे क्या लगता है वहां पे टॉर्क लगता है आपके पास, ठीक है। दिस टॉर्क अलाइंस द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, this torque aligns the dipole in the direction of external magnetic field, external magnetic field। या आप ये भी कह सकते हो कि when we apply the external magnetic field, तो जो डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंट कर रहे थे वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाते हैं अलाइंज हो जाते हैं। वो किधर अलाइंज होने की कोशिश करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू द टॉर्क, ठीक है। पहले ये डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं, कैसे ओरिएंट कर रहे हैं रैंडमली, ठीक है। तो रैंडमली जब इन पे एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो क्या हुआ, मान लिया आपने फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रखी है, ठीक है, तो डाइपोल्स इस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। वो बिल्कुल होंगे नहीं होंगे वो अलग अलग सिचुएशन होती है। तो देखो जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनकी ये डाइपोल्स क्या होते हैं अपनी भी एक्सटर्नल फील्ड बनाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा डाइपोल्स में करंट क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट बनेगा और करंट के कारण भी यहाँ क्या बन जाता है इंटरनली फील्ड और बनाते हैं। जब डाइपोल्स ओरिएंट करते हैं
तो ओरिएंट करेंगे तो अपना एक मोमेंट बनाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं, और उसके कारण क्या बनती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसके कारण एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाता है, डाइपोल्स में क्रिएट हो जाता है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड के कारण ऐसा होता है आपके पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके पास ये अलाइंसमेंट जो होती है डाइपोल्स की, इनको हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज। अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा दूं, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड, हाउ द अलाइंसमेंट ऑफ डाइपोल इंक्रीज, of dipole increase, how the alignment of the dipole increase। पहला, decrease the temperature, decrease the temperature। दूसरा, increase the magnetic field, increase the external magnetic field, external magnetic field, magnetic field। ठीक है, तो क्या करेंगे कि अलाइंसमेंट मतलब डाइपोल्स को क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। तो टेम्परेचर क्या होता है, हर एक मैटर का अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, इस स्पेसिमेन का अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डाइपोल इन द डायरेक्शन, क्योंकि उन टेम्परेचर के कारण भी थर्मल एजुकेशन होगा, तो डाइपोल्स जो है एक्सटर्नल फील्ड के कारण सारे के सारे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइंस नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, स्पेसिमेन का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा हमें, डिक्रीज, और एक्सटर्नल फील्ड क्या कर देंगे, इंक्रीज। क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज करेंगे तो दे आर अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो टेम्परेचर को स्पेसिमेन का डिक्रीज, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इतना ज्यादा रैंडम मोशन होगा, तो उनको अलाइंस करना इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड थोड़ा मुश्किल होगा। या सारे के सारे डाइपोल्स जो हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अलाइंस नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें मैक्सिमम अलाइंसमेंट बढ़ानी है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नोट करिए एक बार इस पॉइंट को जल्दी से, जल्दी नोट करो बच्चे, नोट कर लिया। हो गया, नोट हो गया। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए, ये कोड चल रहे हैं आपके पास। ठीक है, एक पॉइंट और देखिए यहाँ पे आपका, ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऑन अप्लाइंग द external magnetic field, external magnetic field alignment increase, alignment increases। ठीक है, alignment of the dipole, ऐसे लिख सकते हो, alignment of the dipoles increases। अलाइंसमेंट क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और उस सिचुएशन में क्या होगा, देयर अकर इंड्यूस्ड डाइपोल, देयर अकर ए इंड्यूस्ड dipole, there occur a induced dipole in any substance in external magnetic field, क्या एग्जिस्ट होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होंगे वहां पे, मैंने बताया करंट बनेगा, करंट के कारण वो अपनी और मैग्नेटिज्म बना, जैसे आपका एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो डाइपोल रोटेट करेंगे, और डाइपोल जब रोटेट करेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड और बनाएंगे आपके पास, जिसको क्या बोल रहे हैं वो, दे प्रोड्यूस द एक्सटर्नल इंड्यूस्ड डाइपोल, और बनाएंगे वो, और भी डाइपोल वहां पे क्या कर देते हैं, इंड्यूस्ड कर देते हैं। ठीक है, दस इंड्यूस्ड डाइपोल अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इंड्यूस्ड dipole opposes the external magnetic field। ये जो क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है,
क्या हुआ देखो, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाई, जब आपने डाइपोल्स से रैंडमली ओरिएंट कर रहे थे बेटा, ठीक है, जब आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है, देन द डाइपोल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो डाइपोल्स किधर अलाइंड हो गए? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड क्या हो गए आपके? अलाइंड हो गए। देखो जब ये अलाइंड होंगे तो ये मूव करेंगे डाइपोल्स। डाइपोल्स मूव करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने का मतलब करंट बना, और करंट के कारण क्या बना? यहाँ पे मैग्नेटिज्म। तो अंदर भी एक मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ठीक है, अंदर भी क्या बना? एक और मैग्नेटिज्म बन गया, अपनी और ओरिएंटेशन के कारण और मैग्नेटिज्म बना, और मैग्नेटिज्म का मतलब और डाइपोल्स बने, और मैग्नेटिज्म का मतलब कुछ और डाइपोल्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वो इन डाइपोल से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। वो इन डाइपोल से क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। और जो क्या करते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करते हैं? वो अपोज करते हैं। ये सारे मटेरियल में होगा ये रूल, ठीक है, ये सारे मटेरियल में ये रूल क्या होगा? वैलिड होगा। एक बार नोट करिए आपके पास। फिर बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी यहां से बताना शुरू करती है। आपकी एनसीईआरटी बात करती है इस पॉइंट से जो अभी मैं बताऊंगी, मैग्नेटाइजेशन से। एनसीईआरटी बात करेगी कहां से? आपकी फ्रॉम द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो आपके पास बात करते हैं आप मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। आप सबसे एक तो ये कॉज बताइए कि आपके पास जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो क्या बनेगा आपका? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के आपके पास एटम के रोटेशन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन, एटम में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो क्या बनाता है? ऑर्बिटल मोशन। फिर न्यूक्लियस भी रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन अपने अपने स्पिन पे क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो न्यूक्लियस और अपने स्पिन पे रोटेशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल करते हैं। इसलिए क्या होगा? जो मैग्नेटिज्म जो एग्जिस्ट करेगा आपका, ऑर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है? एग्जिस्ट कर। अब हर एक एटम में ये सिचुएशन अलग होती है। किसी एटम में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ठीक है, वहां पे सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के डाइपोल्स को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? वो कैंसिल कर देंगे। तो उसको ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक जिसमें कुछ, जैसे सोडियम हो गया, जिसमें कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करें? बचे रहे, उसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या करते हैं हम लोग? बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो देन दे आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। और जब अलाइंड होते हैं तो डाइपोल्स ऐसे तो ऐसे रोटेट करते हैं, जो रोटेट करते हैं तो वो दूसरा एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिज्म बनाते हैं। और मैग्नेटिज्म के कारण अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? डाइपोल क्रिएट होता है। ये ऐसा क्यों हुआ अपोजिट डायरेक्शन में? इसका रीजन 4th यूनिट में समझाऊंगी, लेंजिज लॉ। लेंजिज लॉ क्या कहता है? कोई चीज जिसके कारण प्रोड्यूस होती है उसी का क्या करती है? अपोज करती है। किसी बच्चे को ये लगे कि वो अपोजिट में क्यों प्रोड्यूस होंगे, तो इसका एक रीजन है लेंजिज लॉ। वो 4th यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तब हमें मैं बताऊंगी उस लेंजिज लॉ के कारण ये जो चीज इंड्यूस्ड होना, चीज जिसके कारण प्रोड्यूस होती है उसी का क्या करती है? अपोज करती है। डाइपोल के मोशन के कारण मैग्नेटिज्म बना और वो उसी का क्या करेगी? आपका अपोज करेगी। यहाँ पे उसी का क्या कर रही है? वो अपोज करेगी। अब बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है आपके पास? इसको जनरली किसी से भी लिख देते हैं, एम से लिख देते हैं। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, एम और आई दोनों नोटेशन होती है इसकी। किसी बुक में आई से लिख देते हैं, किसी बुक में एम से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा आपका? मैग्नेटाइजेशन क्या कहलाएगा? पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। कि मटेरियल जो है आपका कितना मैग्नेटाइज हुआ, मटेरियल के अंदर कितनी फील्ड लाइंस इंड्यूस्ड हुई, कितनी और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, उसमें फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई नहीं हुई, ये कौन बताता है आपको? मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक सोलेनॉइड, एक अच्छा एग्जांपल देखिए, नेट मैग्नेटाइजेशन किसके कारण होता है आपके पास? जैसे सोलेनॉइड है, इसमें आपने करंट आई फ्लो करवाया, ठीक है। करंट जब बनता है तो मैग्नेटिज्म बनता है, तो उसके कारण क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। उसको H से लिख देते हैं, उस फील्ड को किससे लिख देते हैं? H से। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे?
N इंटू आई। देखो एक कॉइल में करंट आई है, ये H मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं और मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। इस H को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स और आल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फोर्स भी कहते हैं इसको आप लोग। ठीक है, देखो एक कॉइल थी, एक कॉइल में करंट आई बना, उस आई के कारण मैग्नेटिज्म क्या बनेगी? आई। ठीक है, आई क्या बता रहा है? करंट। यहाँ पे ये आई क्या बता रहा है आपको? करंट। ठीक है, जैसे एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, एक कॉइल में करंट क्या बना? आई फ्लो होगा, तो उसके कारण मैग्नेटिज्म बनी। और ऐसी एन कॉइल है ये, तो ऐसे ही कितनी कॉइल्स हैं आपकी? एन कॉइल्स है। तो एन कॉइल के कारण करंट कितना बन जाएगा? एन इंटू आई। एन कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी बनेगी? एन इंटू आई। मैग्नेटिज्म कितना होगा? एन इंटू आई। ठीक है, तो जब आपने इस कॉइल पे देखा तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म कितना था? एन इंटू आई। तो जो स्पेस में आई, जो फील्ड लाइन स्पेस में इधर से, देखो ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है, ऐसे जाएंगी ना? बोला ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी? इधर भी जाएगी। तो जो स्पेस में आई है फील्ड लाइंस ऐसे यहाँ पे, तो स्पेस को कौन बताता है? म्यू नॉट। परमेबिलिटी, स्पेस उसको कट करेगा फील्ड लाइंस को, उसको किससे लिखते हैं? म्यू नॉट से। मतलब म्यू नॉट फैक्टर स्पेस क्या करेगा? उन फील्ड लाइंस को कम करने की कोशिश करेगा। ये तो इस कॉइल के अंदर की फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इस कॉइल के अंदर है, H इज एन आई। जैसे ये कॉइल, ये फील्ड लाइन स्पेस में आई, जैसे ये फील्ड लाइन स्पेस में आएंगी, ठीक है, तो स्पेस में जब ये आई यहाँ पे, तो पर म्यू नॉट, जैसे आपके पास एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी, इसी तरह ये क्या होता है? परमेबिलिटी। म्यू नॉट ये परमेबिलिटी होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था? ये परमेबिलिटी, मीडियम को बताता था ये कि मीडियम के कारण कैसे फोर्स इफेक्टेड होता है। इसी तरह ये म्यू नॉट क्या बताता है? कि मीडियम के कारण परमेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। इसके कारण जो फील्ड लाइंस हो कैसे इफेक्टेड होगी, तो ये म्यू नॉट जैसे फील्ड लाइन स्पेस में आएंगी तो ये उसको कट करेगा फील्ड लाइंस को। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ कितनी होती है? तो 10⁻⁷ के फैक्टर से फील्ड लाइंस कम हो जाती है जब वो स्पेस में आती है। जब वो कॉइल से बाहर स्पेस में आती है तो इस फैक्टर से क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। तभी आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड क्या होती है? म्यू नॉट एन आई। कितनी होती है? म्यू नॉट एच, क्या बनी? म्यू नॉट एच। और एच की वैल्यू कितनी है? एन आई, म्यू नॉट एन आई। यही पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड इन एयर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड इन एयर और वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कोई भी मटेरियल नहीं है, सिर्फ एयर है यहाँ पे, वैक्यूम है। ठीक है, अब आपने क्या करा? अब आप क्या करोगे यहाँ पे? ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और आपने क्या करा कि इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया। क्या डाल दिया? मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे सॉफ्ट आयरन डाल दिया, सॉफ्ट आयरन तो सबको पता ही है ना अभी तक। तो सॉफ्ट आयरन क्या करा आपने? इसके अंदर डाल दिया, तो क्या करेगा ये सॉफ्ट आयरन? क्या करेगा? इसकी मैग्नेटिज्म को इंक्रीज कर देगा। सॉफ्ट आयरन और फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। सॉफ्ट आयरन क्या करेगा? अब इस मीडियम, देखो ये तो फील्ड लाइंस एयर में बन रही थी, जो कि कितनी थी? B = म्यू नॉट एच, जिसको हम B नॉट से लिख दिया। ठीक है, अब इस मीडियम, ये मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल आपने कॉइल में डाला, ये मैग्नेटिक मटेरियल जो आपने कॉइल में डाला, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और कि सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिज्म को क्या करता है? पसंद करता है। जो फील्ड लाइन स्पेस से भी दूर जा रही थी वो सब अंदर आ जाएंगी इधर। जो स्पेस में भी फील्ड लाइंस बन रही थी उन सबको सॉफ्ट आयरन अट्रैक्ट कर लेगा। इसके अंदर ऐसी पावर होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की ये पावर होती है। तो तब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस मटेरियल के अंदर, उसको BM नाम दे। इस मटेरियल के अंदर बन रही है, मीडियम के अंदर, उसको क्या नाम दिया? BM। और वो क्या होगी? म्यू नॉट इंटू M। और इसको बुक्स में ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि BM मैग्नेटाइजिंग मटेरियल म्यू नॉट इंटू I। I ये वही है मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, I क्या है? मैग्नेटाइजिंग। I और M एक ही बात है, नोटेशन अलग। I करंट नहीं है यहाँ पे, M और I नोटेशन है। ये किसी बुक में I से लिख देते हैं, किसी बुक में M से लिख देते हैं। तो NCERT M को लिखती थी इसलिए मैं M लिख रही हूँ, लेकिन मैं I भी बता रही हूँ आपको साथ साथ। तो ये दोनों क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस मटेरियल के कारण फील्ड क्या
लाइंस बनी, उसको क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू एम। तो जो नेट फील्ड बनेगी आपकी इस मटेरियल के अंदर, इस पूरे सिस्टम में नेट फील्ड दो बन रही है, एक तो क्या बन रही है बी नॉट और एक क्या बन रही है बी एम। इस मटेरियल के अंदर दो फील्ड बन रही है, एक तो बी नॉट और एक आपकी बी एम। तो बी नेट, बी नॉट की वैल्यू क्या है म्यू नॉट एच और बी एम की वैल्यू क्या है म्यू नॉट एम। तो म्यू नॉट कॉमन ले लिया आपने तो क्या बन गया एच प्लस एम, एच प्लस एम, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको म्यू नॉट एच प्लस आई, क्योंकि एम की जगह आई से भी नोट कर लेते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैं जनरली एम से लिखूंगी, ठीक है, बात आई समझ में। देखो पहले सिर्फ ये सोलेनॉइड कॉइल थी, एक कॉइल थी सिर्फ, अब इस कॉइल में आई करंट बना, उस आई करंट के कारण क्या बनता है मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ा है आप लोगों ने। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट भी कहता है कि किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो करेगा तो वो क्या बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी वो क्या बनी, एक कॉइल के कारण आई करंट आई है तो एक फील्ड लाइंस बनी, दो करंट के कारण दो फील्ड लाइंस। तो आपके पास एन करंट के कारण कितनी बन जाएगी, नंबर ऑफ कॉइल कितनी एन, तो एन से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब ये फील्ड लाइंस, ये तो इस वायर के अंदर है, ये H इज इक्वल टू एन आई, तो ये तो इस वायर के अंदर है। जब ये फील्ड लाइन स्पेस में आपके यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, स्पेस के अंदर आएंगी, तो स्पेस क्या करेगा, इनको कट करने की कोशिश करेगा, फील्ड लाइंस को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। कॉइल जब वायर से बाहर आएंगी स्पेस में तो आपके पास वो उसको किसी फैक्टर से वो कम हो जाएगी, वो फैक्टर कौन है म्यू नॉट, परमेबिलिटी। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इन एयर, जब कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर या कोई भी मटेरियल जब तुमने कॉइल में नहीं डाला है तब तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट एच, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट एच। अब जैसे ही आप सॉफ्ट आयरन कोर डालोगे तो सॉफ्ट आयरन क्या करता है, मैग्नेटिज्म को पसंद करता है, तो सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, इन्वायरमेंट में बहुत सारी फील्ड लाइंस होती है, वो आसपास जितनी फील्ड लाइंस है सबको अट्रैक्ट कर लेगा और एक्स्ट्रा डाइपोल इंड्यूस्ड होंगे और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो यहाँ पे। तो यहाँ पे इस मटेरियल के अंदर और फील्ड बन जाएगी, ठीक है। इस मटेरियल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट होगी बीएम, जिसको क्या नाम दिया म्यू नॉट एन टू एम। इस मटेरियल में फील्ड बनेगी तो वो क्या बनेगी म्यू नॉट इंटू एम। एम क्या बताता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि यहाँ पे कितनी फील्ड मैग्नेटाइज हुई इस सॉफ्ट आयरन के कारण, ठीक है। तो उसको क्या नाम दिया म्यू नॉट इंटू आई या म्यू नॉट इंटू एम। तो जो नेट फील्ड बनी इस पूरे सिस्टम में, एक तो ये बी नॉट और एक क्या बनी आपकी बी एम, दोनों को क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया। नोट करिए एक बार, जल्दी पॉज करके नोट कर लो बेटा। नोट हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। तो देखो आगे, अब इसी को देखो, इसके कई फॉर्मूले बनाएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक क्रम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की, ठीक है। इसके बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी। जितनी एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होगी उतनी मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी। मटेरियल में जितनी एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होगी उतनी अलाइंसमेंट ऑफ डाइपोल बढ़ जाएगी, जितनी एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होगी उतनी अलाइंसमेंट ऑफ द डाइपोल बढ़ जाएगी, और अलाइंसमेंट ऑफ द डाइपोल क्या प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटाइजेशन, क्या बताएगा वो आपको मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो मोर इज द, एक बार अलगली टर्म बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये बताता है हाउ इजीली द मटेरियल आर मैग्नेटाइज्ड। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हाउ इजीली द मटेरियल आर मैग्नेटाइज्ड, हाउ इजीली द मटेरियल आर मैग्नेटाइज्ड, मतलब उसमें कैसे फील्ड लाइंस इंड्यूस्ड हो सकती है उस मटेरियल के अंदर, ठीक है। ये कौन बताता है ससेप्टिबिलिटी। अब देखो मोर इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, H मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या था या मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, मोर विल बी द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। जितनी ये फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी बाहर से, ये H जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नेटाइजेशन क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो जितना H ज्यादा होगा उतना
में वैसे नहीं समझ आता, तो जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उतने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना आपके पास, अरे नहीं आया समझ में, देखो ये डायपोल्स है, ये ऐसे रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा एच अप्लाई होगी उतने ही ये उस डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएंगे, उतना ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। डायपोल मोमेंट यही तो है, डायपोल्स ही तो है ये, उतना ही डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसे क्या बोला आपने, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उसे क्या बोला आपने, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब एच जितना ज्यादा उतना अलाइनमेंट ज्यादा, जितना अलाइनमेंट ज्यादा उतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट ज्यादा, उतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, h के। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं जाई, ऐसे इसको जाई बोल देते हैं या साई बोल देते हैं कोई, आपके पास इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए, उल्टा x ऐसे बना दो, उल्टा बड़ा सा ऐसे x, ये क्या कहलाता है, ससेप्टिबिलिटी, m/h, ये क्या कहलाएगा, ससेप्टिबिलिटी। मतलब कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, क्या बताएगा आपके पास, ये ससेप्टिबिलिटी, ये जाई क्या है, ससेप्टिबिलिटी। क्या बताएगा ये आपको, ससेप्टिबिलिटी बताएगा आपके पास कि मटेरियल, इसकी डायमेंशन पूछ ली जाती है, इसकी यूनिट क्या होती है, m0, कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या होता है, m0 l0 t0, नो डायमेंशन फॉर्मूला, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है, हाउ इजीली द मटेरियल आर मैग्नेटाइज। जैसे आपका एक सॉफ्ट आयरन, वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। एक स्टील है, उसको मैग्नेटाइज होने में टाइम लग सकता है। तो कुछ और मटेरियल है ऐसा कुछ भी, तो आपके पास मटेरियल को आप कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं, या कितने इजीली उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर, तो क्या कहलाता है, ससेप्टिबिलिटी। आप मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो क्या बताता है आपका, ससेप्टिबिलिटी। और वो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एच के। वो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका एच के। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ससेप्टिबिलिटी। नोट करिए एक बार जल्दी से, इतना जल्दी नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से B की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से ये हटा दूं मैं सारा, नोट हो गया, क्लियर। अब देखो, तो ये यहां से आपका B की वैल्यू, तो B की ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, जाई इज इक्वल टू m/h। m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये h का मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। h क्या बताता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंडिकेट करता है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। एक पॉइंट और भी देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग नोट डाल के लिख लो, एच की क्या था, मैग्नेटाइजिंग डाइपोल मोमेंट पर यूनिट, m/, क्या था, वही था, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m को, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये m, ये भी m, क्या लिख सकते हो, ये l लेंथ, m इंटू l। एरिया को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, l से l कैंसिल। तो पोल स्ट्रेंथ, m क्या बताता है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का दूसरा नाम भी ये हो सकता है आपका पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया आल्सो, नोट डाल के लिख लेना इसको थोड़ा सा। पोल दूसरा नाम क्या हो सकता है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया हो सकता है आपके पास। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए स्पेसिमेन पर डिवाइड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होती इसके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, अब अगर यहाँ से हम बात करें वैल्यू की नेट मैग्नेटिक फील्ड की,
द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, बी की वैल्यू क्या, म्यू नॉट एच प्लस एम, एच प्लस एम। तो एम को क्या लिख सकती हूँ यहाँ से मैं, जाई इंटू एच फ्रॉम वन, तो बी नेट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच प्लस जाई इंटू एच, एच कॉमन ले लो, म्यू नॉट एच कॉमन, तो क्या आया आपके पास 1 प्लस जाई, क्या है म्यू नॉट एच कॉमन 1 प्लस जाई इंटू एच। ये क्या कहलाएगा आपके पास, म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। ये क्या कहलाएगा आपके पास, म्यू आर या म्यू एम कह सकते हो आप इसको। ये क्या कहलाएगा, म्यू एम, मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल के अंदर ये तो एच था, इससे ससेप्टिबिलिटी और म्यू नॉट क्या बता रहा है, मीडियम को, कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, तो ये क्या लिखा जाएगा आपके पास यहाँ से म्यू एम। तो इसको आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, म्यू एम। अभी फील आ जाएगा कैसे आया, म्यू नॉट 1 प्लस जाई, देखो अभी बताऊंगी कैसे आया। तो आपके पास बी नेट क्या बन गई, म्यू एम इंटू एच, बी नेट की वैल्यू क्या बन गई, म्यू एम इंटू में एच। अब देखो तुम लोगों ने जैसे ये एक बार नोट करो, फिर बताती हूँ, जल्दी नोट कर लो एक बार, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया सभी बच्चों ने, कर लिया नोट। अब देखो मैं फील करवाती हूँ चीज आई कैसे। देखो एक छोटा सा पॉइंट देखो आप लोग यहाँ पे, ये नोट हो गया होगा ना सभी का। अब एक देखो ये कैसे लिख दिया मैंने, देखो इफ देयर इज नो मटेरियल, पहली बात करते हैं हम लोग, पहला केस, इफ देयर इज नो मटेरियल, नो मटेरियल, सिर्फ कॉइल है, सिर्फ कॉइल है, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई आप लोगों के पास, म्यू नॉट इंटू एच। तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, क्यों हो गया ऐसा, बिकॉज नो मटेरियल, इट मीन्स नो मैग्नेटिक डाइपोल, इट मीन्स नो मैग्नेटिक डाइपोल। अरे कोई मटेरियल ही नहीं तो डाइपोल्स कहां से आएंगे, एटम्स कहां से आएंगे, ठीक है, तो नो मैग्नेटिक डाइपोल। तब उस सिचुएशन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिली आपको, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच हो जाएगी। इस फॉर्मूले से देखो बी नेट की वैल्यू क्या है आपके पास, बी नेट क्या है, देखो यहाँ से म्यू नॉट एच प्लस एम है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, एच प्लस एम। जब कोई आपके पास मटेरियल नहीं है, सिर्फ वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू एम, मतलब एम क्या बन गया उस सिचुएशन में, जीरो। एम की वैल्यू क्या होगी, जीरो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगी आपकी, जीरो। अरे कोई मटेरियल नहीं है तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहां से आई, नेट डाइपोल्स कहां से आएंगे। तो इफ देयर इज नो मटेरियल, मतलब कोई अंदर मटेरियल नहीं है यहाँ पे, तो नो मैग्नेटिक डाइपोल्स। अरे जब मटेरियल नहीं है तो एटम्स नहीं है, एटम्स नहीं है तो कोई डाइपोल्स नहीं है वहां पे, तो कोई डाइपोल नहीं है। तब आपके पास बी नेट, बी नेट कितनी आई आपके पास, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच आई। ठीक है, अब हमने बात करी सेकंड केस की, नोट कर लिया होगा सभी ने शायद, ठीक है, इफ देयर आर मटेरियल, ठीक है। अब सिर्फ अगर इस मटेरियल की बात करी जाए आपके पास, तब आपके पास इफ देयर आर मटेरियल, इफ देयर आर मटेरियल, तब मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी आपकी, मीडियम की बात होगी। मटेरियल यहाँ है आपके पास, मटेरियल के अंदर की बात कर रहे हैं, फील्ड है सॉफ्ट आयरन कोर है मान लें, इसके अंदर की फील्ड की बात कर रहे हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बनी आपके पास, म्यू इंटू एच। तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू इंटू एच। अरे यही तो बताया था, बी एम क्या बनेगा, पहले मैंने बी एम लिख दिया था, म्यू एम इंटू एच, यही तो लिखा था ना मैंने। बी एम को क्या लिखा था मैंने, म्यू एम इंटू एच। जब कोई मटेरियल के अंदर जो फील्ड लाइंस बनेंगी आपके पास, तो जो ये म्यू एम है, अब आपके पास जो आया, अब बी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या थी आपके पास, म्यू नॉट 1 प्लस जाई इंटू एच। तो देखो इसको कंपैरिजन करो यहाँ से, तब आपके पास या इसको कर लो, तब क्या बना, ये क्या बना, म्यू एम, क्या बन गया ये, म्यू एम। तो यही तो लिखा मैंने, तो दिस इज द वैल्यू फॉर म्यू एम। तो ये वैल्यू किसको बता रही है, मटेरियल की परमेबिलिटी को बता रही है, मीडियम की परमेबिलिटी को। ये क्या बता रही है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम को इंडिकेट कर रही है। परमेबिलिटी क्या बताती है कि हाउ इज द मटेरियल फील्ड लाइंस पेनिट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस हद तक मटेरियल में पेनिट्रेट कर सकती है, किस हद तक फील्ड लाइंस जो है मटेरियल के अंदर घुस सकती है आपकी,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी किस हद तक मटेरियल में घुस सकती है, ठीक है। तो ये म्यू एम क्या बता रहा है, म्यू एम क्या बता रहा है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये म्यू एम क्या बता रहा है, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मीडियम को क्या कर रहा है, ये आपका इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल भी लिख सकते हो, मीडियम ना भी लिखो तो दिस इज योर परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। नहीं आया समझ में, समझ आया कुछ, देखो फिर से ये फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं, मैं एक बार फिर से रिवीजन देती हूँ, एक बार आप नोट कर लो इस चीज को, ठीक है। एक बार नोट कर लो एक बार इस चीज को, फिर से रिवाइज करवाते इस पॉइंट को, नोट कर लिया। देखो फिर से बताती हूँ इस कंसेप्ट को मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो मैंने कहा कि आपके पास कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, भी जितनी फील्ड अप्लाई करोगे उतने ही डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो सिंपली मैग्नेटाइजेशन H वो क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है, H क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपके पास, ठीक है। ये कॉइल है, इसमें से आई करंट फ्लो बना, तो जिस कॉइल में से अगर करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो अगर मान ली सोलेनॉइड की बात करें तो नंबर ऑफ कॉइल्स की बात कर ली, तो इसके अंदर इस वायर के अंदर करंट क्या बना, N इंटू आई, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बनी H इज इक्वल टू N आई, इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस करंट के कारण जो फील्ड बने उसको क्या बोला, मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही है, ये भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट के कारण बनी हुई है आपके पास, ठीक है। अब आपने कहा कि आपने इसके अंदर ये मटेरियल रख दिया, कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, ठीक है। तो सॉरी छोटी सी बात और रहेगी, अब ये क्या हुआ, ये फील्ड लाइंस इस करंट के कारण जो फील्ड लाइंस बनी, एक सर्कुलर कॉइल है उसमें फील्ड लाइंस बनती है, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं आपके पास, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी स्पेस के अंदर। तो स्पेस क्या करेगा, इन फील्ड लाइंस को कट करेगा, थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्पेस में और एक्स्ट्रा डाइपोल्स आयंस घूमते रहते, तो वो उसके डाइपोल्स का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो आपके पास इन फील्ड लाइंस का वो अपोज करेगा, किस फैक्टर से, म्यू नॉट इंटू एच से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, म्यू नॉट इंटू एच। वैसे आपको ध्यान हो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस मटेरियल के अंदर आपने सॉफ्ट आयरन कोर, कोई भी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाला, डाया तो नहीं, पैरा और फेरो, कोई मैग्नेटाइजिंग मटेरियल डाला, ठीक है। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर सबको याद है अभी, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा मटेरियल जो फील्ड लाइंस को पसंद करता है। तो इस मटेरियल के कारण मैग्नेटाइजेशन होगा यहाँ पे, इस मटेरियल के कारण भी क्या होगा यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन इस मीडियम की, इस मटेरियल के अंदर। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, म्यू एम इंटू एम। एम क्या बताता है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल्स की जितने मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे उतना मैग्नेटाइजेशन होगा, जितने मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे उतने मैग्नेटाइजेशन का मतलब उतनी फील्ड बनेगी, उतनी ही फील्ड बनेगी। तो अब इस पूरे सिस्टम में फील्ड कौन कौन सी है, एक तो क्या है, म्यू नॉट एच, बी नॉट, एक क्या है आपके पास, बी एम। तो नेट फील्ड इस सिस्टम के अंदर क्या है, म्यू नॉट एच प्लस म्यू एम इंटू एम। तो म्यू आपके पास म्यू नॉट इंटू एम, क्योंकि अभी उसी की बात कर रहे हैं, म्यू नॉट इंटू एम, म्यू नॉट इंटू एम। तो म्यू नॉट बार ले लिया आपने, तो क्या बना, एच प्लस एम, ठीक है। इस मटेरियल मीडियम के अंदर, अब मीडियम से फील्ड लाइंस निकलेगी, स्पेस में जाएंगी कहीं पे, तो इस मीडियम के कारण जो फील्ड लाइंस मैग्नेटाइज हुई तो वो क्या कहला है, म्यू नॉट इंटू एम, ठीक है। अब आपने एक टर्म पढ़ी ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है कि हाउ इजीली द मटेरियल आर मैग्नेटाइज, कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा। ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है, कितना मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, और मतलब ये वो कहता है जितना मैग्नेटाइजेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फील्ड के, जितनी फील्ड होगी उतना मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उतने ही डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, जितने डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे उतना ही मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जाई इंटू एच के, जाई इंटू एच के। तो आपके पास यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, तो आपके पास बी नेट क्या बना, म्यू नॉट एच प्लस जाई इंटू एच। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, बी नेट म्यू नॉट एच बार ले लिया, 1 प्लस जाई इंटू एच, ठीक है। मेरे पास ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब मैंने इस पूरे फैक्टर को नाम म्यू एम दे दिया, क्योंकि एम मैग्नेटाइजेशन का है मीडियम के अंदर, मटेरियल के अंदर, वैसे समझ सकते हो।
तो आपके पास ये जो पूरा फैक्टर है क्या बताता है, म्यू नॉट 1 प्लस जाई, ये क्या बताएगा म्यू एम। तो मैं यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या लिख सकती हूँ, म्यू एम इंटू एच। मैंने क्या लिखा, देखो म्यू एम इंटू एच, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या, म्यू एम इंटू एच। अब देखो मैंने इसको दूसरे तरीके से फील करवाया आपको। मैंने कहा जब सिर्फ कॉइल है, नो मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। कोई मटेरियल नहीं तो मैग्नेटाइजेशन किसके अंदर होगा, ठीक है। कोई मटेरियल नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया आपका, जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखो, इस फॉर्मूले से यहाँ से देखो, तो m जीरो हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आई आपके पास, म्यू नॉट इंटू एच, यही आई। जब आपने मटेरियल मीडियम की बात करी, जब आपने सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दिया, जब आपने क्या डाला, सॉफ्ट आयरन कोर को डाला, तो m इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब मैग्नेटाइजेशन आपका जीरो नहीं होगा। तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, Bm इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच। तब क्या बन जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड, तब आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, जब ये कॉइल में सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दिया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गई, म्यू एम इंटू एच। म्यू एम क्या बताएगा, मटेरियल मीडियम को क्या बताएगा, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो अब देखो ये इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, वही तो है। अब ये म्यू एम निकल के कैसे आया, जो हमने लॉजिक से सोल्व करा अलग अलग। पहले मैंने ये देखो, ये सिचुएशन सिर्फ किसके लिए थी आपके पास, ये सिचुएशन सिर्फ बार मैग्नेट के लिए, सॉफ्ट आयरन कोर के लिए थी। ये सिचुएशन सिर्फ कॉइल के लिए थी, और ये सिचुएशन दोनों के लिए थी। ये सिर्फ किसके लिए थी, बार मैग्नेट, उसके लिए सॉफ्ट आयरन कोर के लिए। ये किसके लिए थी, सॉफ्ट आयरन कोर के लिए। सॉफ्ट आयरन कोर में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, सॉफ्ट आयरन कोर में जो मैग्नेटिज्म, तो वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एम होगा, ठीक है। और सिर्फ कॉइल में क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एच। तो दोनों को मिला दिया, तब क्या बना, ये बना, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा लॉजिकली फॉर्मूला में दूसरे तरीके से मॉडिफाई करा। हमने कहा कि एक मटेरियल और एक प्रॉपर्टी और होती है ससेप्टिबिलिटी, जो ये बताती है कि सारे मटेरियल इक्वल अमाउंट में कभी मैग्नेटाइज नहीं होते। जैसे लकड़ी को मैग्नेटाइज थोड़ी ना कर सकते, तो सारे मटेरियल इक्वल अमाउंट में मैग्नेटाइज नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आई ससेप्टिबिलिटी, जो हमने लॉजिक से निकाली कि मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फील्ड के। जितनी एक्सटर्नल फील्ड होगी उतने ही डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, और जितने डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे उतना इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, उतना मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। तो अब ये जो ससेप्टिबिलिटी है, ये कांस्टेंट जो है, ये क्या बताता है, मैग्नेटाइजेशन, कि मटेरियल को हम कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इस m की वैल्यू रख दी, तो मेरे पास ये पूरा फैक्टर, इसको क्या नाम दिया मैंने, म्यू एम। क्या नाम दिया मैंने, म्यू एम। अब इसको मैंने फील करवाया आपको बेसिक से मैंने फील क्या करवाया कि अगर सिर्फ कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इनटू एच बनेगी। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है, कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है, जब कोई भी आपके पास यहाँ पे मटेरियल नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी म्यू नॉट इनटू एच। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी तो मैग्नेटाइजेशन चेंज हो जाएगा। तब मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, देखो ये तो म्यू नॉट इनटू एच, म्यू नॉट की जगह क्या लिख दिया, म्यू एम। म्यू एम क्या बता रहा, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। म्यू एम क्या बता रहा, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो इस देखो, इस बी नेट में इसको मैं म्यू एम लिख सकती हूँ ना। इन दोनों कंपैरिजन करो, देखो इसका म्यू एम इंटू एच, तो मैं इसको, ये भी बी नेट है और ये भी बी नेट है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ, आज शायद समझ आ गया होगा। एक बार नोट कर लीजिए, वैसे मैंने रिवाइज करवा पूरा कंसेप्ट, आपको नोट हो गया। अब देखो, अब मैं अपने एक रिलेशन पढ़ा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या रिलेशन था वो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या था, एप्सिलॉन आर किसके बराबर था, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट। इसी तरह यहाँ पे बात करेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू बाय म्यू नोट, म्यू एम बाय म्यू नोट। अरे यहाँ पे भी तो यही था। तो म्यू आर क्या बता रहा है, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो म्यू एम को क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ से, म्यू आर इंटू म्यू नोट, म्यू आर इंटू म्यू नोट, ये लिख सकती हूँ। ये पता है ना आपको। तो आपके पास ये परमेबिलिटी क्या बताती है, पेनिट्रेशन पावर। परमेबिलिटी क्या बताती है, उस मटेरियल की पेनिट्रेशन पावर, कि फील्ड लाइंस किस हद तक मैग्नेटाइज होगी। पेनिट्रेशन का मतलब, ससेप्टिबिलिटी तो बता रही कितनी मैग्नेटाइजेशन होगी, कितनी मैग्नेटाइज, हाउ इजीली द मटेरियल आर मैग्नेटाइज। मटेरियल जो है आपके पास कितना मैग्नेटाइज होगा,
और उसमें वो बता रहा है किस हद तक हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, फील्ड लाइंस कितने अंदर तक घुस सकती है, किस हद तक हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ये बताता है परमेबिलिटी। पेनिट्रेशन पावर को बताता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये यहाँ से क्या आई आपके पास, बी नेट इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच। ठीक है, तो म्यू एम की वैल्यू क्या लिख सकते हो, म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच। तो बी नेट की वैल्यू मटेरियल के अंदर एक तो ये होगी, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, बी नेट इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट म्यू आर म्यू, एच की वैल्यू क्या थी, एन आई, एच की वैल्यू क्या थी, एन आई। तो दिस इज आल्सो द अनदर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले हम सारे यूज करेंगे, एक बार नोट कर लीजिए। तो मैं एक बार सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक लाइन में लिख देती हूँ आप लोगों के लिए मैं। आपने बात करी एच, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एच की वैल्यू क्या होती है, एन आई। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होती है, बी नोट की म्यू नोट इंटू एच। ठीक है, एक बी नेट क्या होगा आपके पास, एक बी एम क्या हो जाएगा, म्यू एम इंटू एच। ठीक है, म्यू नोट इंटू एम। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो म्यू नोट एच प्लस एम। ठीक है, यहाँ से ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला आया एम बाई एच, तो बी नेट बन गया आपके पास यहाँ से म्यू नोट एच प्लस जाई एच। तो म्यू नोट कॉमन 1 प्लस जाई इंटू एच, इसको क्या नाम दिया आपने, म्यू एम। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गई, म्यू एम इंटू एच। म्यू एम क्या बताता है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब म्यू एम की वैल्यू क्या है आपके पास, म्यू आर इंटू म्यू नोट, इसको क्या लिख सकते हो, म्यू आर इंटू म्यू नोट इंटू एच। ठीक है, एच की वैल्यू एन आई, तो बी नेट क्या बन गया, म्यू आर म्यू नोट एन आई। दिस इज ऑल फॉर्मूले जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ आया बेटा यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इस परमेबिलिटी के बेसिस पे हम मटेरियल को कितने क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं। इस परमेबिलिटी के बेसिस पे मटेरियल को हम कितने क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम बात करेंगे डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। आज के लिए इतना ही।